आज हम शुरू करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला चैप्टर, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अभी तक जो आपने पढ़े 12th क्लास में पढ़ा है, उससे पहले 8th 9th क्लास में भी आपने ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा है, जो कि थे विनाइल पॉलीमर्स मेनली, जिनके अंदर क्या था, कार्बन कार्बन की ऐसी यूनिट थी जैसे एल्कीन यूनिट है, और वो आपस में ज्वाइंट होके क्या करते थे, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेते थे। जो चेन थी, लॉन्ग चेन, वो कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन थी। इसके लिए मैकेनिज्म थे कैटायनिक मैकेनिज्म, एनायनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इन तीन तरीके से जो एल्कीन्स थे और एल्कीन के डेरिवेटिव थे, उनसे हमने पॉलीमर बनाए और ये काफी मददगार साबित हुए। हमारा काफी सारा काम जो है पॉलीमर्स के सहारे होता है। चाहे हम पॉलीथीन बैग्स की बात करें, हम उन प्लास्टिक जैसे दिखने वाले मटेरियल्स की बात करें जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं। जब ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की डिमांड इतनी बढ़ी, क्योंकि पॉलीमर जो है वो लाइट वेट होता है मेटल से, और जिसकी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। जितने में हमारा काम चल जाए कम से कम इतनी होती है। चाहे हमारे मोबाइल्स की बात की जाए, हमारे पेन्स की बात की जाए, ये सारे कुछ प्लास्टिक से बने होते हैं, जिनका जो बैकबोन है, जो वो पॉलीमर है, वो क्या है, कार्बन कार्बन चेन वाला है। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि जो कार्बन कार्बन चेन वाले पॉलीमर हैं, इनकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या थी? पहली लिमिटेशन तो थी हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं। ये हाई टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकते। अगर आपने टेम्परेचर 100 डिग्री कर दिया तो कोई भी पॉलीथीन का मटेरियल है आपके पास, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो प्लास्टिक से बना हुआ है, इस पॉलीमर से बना हुआ है, जिसकी कार्बन कार्बन बैकबोन है, तो वो मेल्ट हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, शेप उसकी चेंज हो जाएगी। तो आपके यूज का तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो टेम्परेचर रेंज है जिसको हम नॉर्मली डील करते हैं, वो कितनी है, 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 40-50 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर वाला जो रहता है, सर्दियों में गर्मियों में सब मिला के। तो ये थोड़ा बहुत काम में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वो भी रिएक्शन करती है कार्बन कार्बन चेन से और ऑक्सीडाइज कर देती है। आपको पता है, कुछ दिन यूज करने के बाद आपके प्लास्टिक के मटेरियल ऊपर से खुरदरे हो जाते हैं। वो पॉलीमर क्या है, ऊपर से जो लेयर है वो डिकम्पोज हो जाती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वजह से भी हमारे जो ऑर्गेनिक पॉलीमर हैं, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो घट जाती है। यानी इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पॉलीमर की यूजेबिलिटी घट गई। तो मेन तो ये दो चीजें हैं। उसके बाद बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो ये कार्बन कार्बन बैकबोन वाले पॉलीमर करते हैं, और हमारा जो जनरल यूज है उस टाइम पे काम नहीं आता। तीसरा एक और चीज है कि इनका जब डिकम्पोजिशन होता है, तो ये टॉक्सिक गैस रिलीज करते हैं। यानी कि ये पॉलीमर यूज करना, एक तो कम टेम्परेचर रेंज में यूज कर पाओगे, दूसरा ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके खराब भी हो जाएंगे, और जब इनका डिकम्पोजिशन होगा तो टॉक्सिक गैस निकलेंगी। तो इन वजह से इनकी जो यूजेज है उसमें लिमिटेशन है। हम यूज करते हैं, लेकिन लिमिटेशन है कि यहां यूज कर पाएंगे, यहां नहीं कर पाएंगे। एक और है कि हम इन पॉलीमर को, जो कि ऑर्गेनिक पॉलीमर हैं, उनको ड्रग्स के लिए, यानी ड्रग्स की स्टोरेज के लिए यूज नहीं कर पाते, क्योंकि इनका जब डिकम्पोजिशन होगा तो बॉडी में क्या होंगे, वो नुकसानदायक होंगे। ठीक है, तो ड्रग डिलीवरी के लिए भी हम इन पॉलीमर्स का यूज नहीं कर पाते। तो इनके लिए एक सब्स्टिट्यूट निकाला साइंटिस्ट ने। देखा कि इन पॉलीमर के अलावा, इन ऑर्गेनिक पॉलीमर के अलावा और भी पॉलीमर बनाए जा सकते हैं, ऐसे पॉलीमर जिनकी बैकबोन में कार्बन नहीं है। यानी ऐसे पॉलीमर जिनकी बैकबोन जो है, जो लॉन्ग चेन है, उसके अंदर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन ऐसे एलिमेंट हैं, कार्बन नहीं है।
हालांकि कार्बन के ग्रुप इनके साथ अटैच हो सकते हैं पॉलीमर में, लेकिन बैकबोन की बात करें जो लॉन्ग चेन बनेगी उनकी मेन कंपोजिशन सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड बोरोन, बोरोन। और भी एलिमेंट हो सकते हैं। अब कहां से आया ये आइडिया? आइडिया आया सिलिकॉन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ से। सिलिकॉन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा थी। दूसरा, सिलिकॉन का साइज बड़ा है, कार्बन का साइज था छोटा। हालांकि ऑक्सीजन का साइज भी छोटा ही है, कार्बन की कंपैरिजन में है, लेकिन सिलिकॉन का साइज बड़ा होने की वजह से जो ये बॉन्ड लेंथ है सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच की, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उतना ही जो बॉन्ड है वो फ्लेक्सिबल होता है। ये बॉन्ड क्या है? फ्लेक्सिबल है। इस बैकबोन वाले जो पॉलीमर बनेंगे वो भी फ्लेक्सिबल होंगे। तो जो हार्डनेस, जो ब्रिटलनेस इन पॉलीमर की थी, ऑर्गेनिक पॉलीमर की थी, उसको कम किया जा सकता है इन पॉलीमर में, क्योंकि इन पॉलीमर के अंदर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। इनके बॉन्ड फ्लेक्सिबल हैं तो इनकी चेन भी फ्लेक्सिबल होगी। दूसरा, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर काम में लाए जा सकते हैं। जैसे 300 डिग्री 400 डिग्री सेल्सियस पे आपको कोई काम करना है, उस पर ऑर्गेनिक पॉलीमर तो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये जो सिलिकॉन ऑक्सीजन के पॉलीमर हैं या फिर नाइट्रोजन फास्फोरस के पॉलीमर हैं वो हाई टेम्परेचर रेंज में भी काम में लाए जा सकते हैं। यानी जो ये पॉलीमर काम नहीं कर पाए वो ये वाले पॉलीमर काम कर पाते हैं, हाई टेम्परेचर में ये काम कर पाते हैं। दूसरा, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव का मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पॉलीथीन को या फिर किसी ऐसे मेटेरियल को जो भी ऑर्गेनिक पॉलीमर है उसकी चेन को तो इजीली तोड़ सकती है, इजीली रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए खराब भी नहीं होते, इनका कोरोजन इजीली नहीं होता। तीसरा है, इनका जो डिकम्पोजिशन होगा तो डिकम्पोजिशन में लेस टॉक्सिक जो प्रोडक्ट है वो मिलेंगे। ये यानी कि जो प्रोडक्ट इनसे मिलने वाले हैं इनका डिकम्पोजिशन हो भी जाएगा तो जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो लेस टॉक्सिक होंगे। अगर कम हानिकारक हैं तो उनको आप ड्रग डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हो। यानी इनऑर्गेनिक पॉलीमर के पैकेट में आपकी दवाइयां रखी जा सकती हैं, आपको कैप्सूल दिए जा सकते हैं। जो आप कैप्सूल लेते हो उसके ऊपर क्या होता है? अंदर दवाई है, बाहर क्या है? कोटिंग है किसी मटेरियल की। तो वो कोटिंग ऑर्गेनिक पॉलीमर की नहीं करते, इनऑर्गेनिक पॉलीमर की करते हैं, क्योंकि इसकी जब डिकम्पोजिशन होगी तो टॉक्सिक नहीं मिलेगा, और टॉक्सिक नहीं मिलेगा तो हमारी लाइफ के लिए खतरनाक नहीं होगा। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर ऑर्गेनिक पॉलीमर से अच्छे हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर रेंज में भी काम कर सकते हैं। दूसरा, एक होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये एक टेम्परेचर होता है जिसको हम तेजी से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉलीमर के लिए। इस टेम्परेचर तक तो वो पॉलीमर फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। इस टेम्परेचर से अगर नीचे टेम्परेचर ले जाया गया तो वो ब्रिटल हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, इतने से सॉलिडिफाई की रिजिड हो जाएगा। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जिससे लोअर टेम्परेचर पे वो ब्रिटल हो जाए, ग्लास बन जाए, और उससे हायर टेम्परेचर पे वो क्या हो? फ्लेक्सिबल हो, उसकी फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकें। क्लियर है? अब ये तो था कि ऑर्गेनिक पॉलीमर की क्या लिमिटेशन है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर की जो मेन चेन है, बैकबोन है, उसके अंदर क्या क्या होता है और ये कैसे फायदेमंद है। अब हम कुछ जनरल इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला है साइलेन। साइलेन एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। दूसरा है साइलोक्सेन, इसको सिलिकॉन भी बोला जाता है। सिलिकॉन या साइलोक्सेन एक ही टाइप के मटेरियल के दो नाम है, यानी वो एक जैसे ही पॉलीमर है। थर्ड, बोराजीन्स। बोराजीन सीधी सी बात
उसके बाद है फोस्फाजीन। फोस्फाजीन जो है वो क्या है, फोस्फोरस के हैं। अब देखो बैकबोन में साइलेन के अंदर क्या होगा, साइलेन की बैकबोन में सिलिकॉन होगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला है R2SiN, यानी कि जो बैकबोन होगी उसमें सिलिकॉन सिलिकॉन से सिलिकॉन सिलिकॉन से और सिलिकॉन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगे होंगे। ये ऑर्गेनिक ग्रुप भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रुप भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने क्या बनाया है। दीज आर साइलेंस। ये किससे आया है साइलेंस? साइलेंस जो है वो एक्चुअली में SiH4 से ड्राइव किए गए हैं। SiH4 जैसी स्ट्रक्चर है, इसलिए हम कहते हैं ये साइलेन है। जैसे आपने मीथेन को देखा है, मीथेन CH4, कार्बन का जो CH4 मीथेन है, ठीक है, उसके ही बराबर में सिलिकॉन भी, क्योंकि क्या है 4 वैलेंसी है, 4 कोवैलेंसी वाला जो कंपाउंड बनाता है इसको साइलेन बोलते हैं। इसको मीथेन बोलते हैं, इसको साइलेन बोलते हैं। अब क्योंकि सिलिकॉन के 4 सिंगल बॉन्ड हैं, 4 सिंगल बॉन्ड हैं इसमें, वैसे ही इन साइलेन कंपाउंड्स के अंदर भी सिलिकॉन के 4 सिंगल बॉन्ड हैं। 2 तो सिलिकॉन से बनाएगा, एक इस ग्रुप से, एक इस ग्रुप से, और ये जो ग्रुप हैं ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइलोक्सेन्स। जो साइलोक्सेन्स हैं इनके अंदर सिलिकॉन, ऑक्सीजन, और सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है तो ये 2 ग्रुप के साथ अटैच होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है, तो एक इस सिलिकॉन से, एक अगले सिलिकॉन से। यहां मैं N लगा दूं, इसका मतलब क्या है, मैं एक पॉलीमर की बात कर रहा हूं जिसके अंदर N यूनिट है SiO2, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ऑर्गेनो साइलोक्सेन हो गया, ठीक है। जनरल जो ज्यादातर यूज में आता है वो है पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन। सिलिकॉन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लग गए, पॉलीमर ये है, तो पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन, दिस इज ए पॉलीसाइलोक्सेन। यही सिलिकॉन्स होते हैं, यही साइलोक्सेन, बस नाम का डिफरेंस है, नाम ही बदल रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है बोराजीन। बोराजीन बोरोन, नेक्स्ट है बोराजीन। बोराजीन जो है बोरोन और नाइट्रोजन के कंपाउंड है, बोरोन और नाइट्रोजन के। अब आपको पता है जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बनाता है, और बोरोन है वो भी 3 बॉन्ड बनाता है। तो बोरोन और नाइट्रोजन दो बॉन्ड तो आपस में चेन में ही बनाएंगे। उसके बाद एक ग्रुप बोरोन के साथ, एक ग्रुप नाइट्रोजन के साथ। ये ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई हेलोजन भी हो सकती है, ये वेरी कर सकते हैं। लेकिन ये जो बोराजीन के अंदर क्या होगा, बोरोन और नाइट्रोजन बैकबोन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फोस्फाजीन। फोस्फाजीन जैसे नाम से पता लगा फोस्फोरस, तो फोस्फाजीन के अंदर फोस्फोरस और नाइट्रोजन की बैकबोन होती है, और इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है NpR2, यानी फोस्फोरस जिसकी वैलेंसी 5 है और नाइट्रोजन जिसकी वैलेंसी 3 है, वो क्या होते हैं, बैकबोन के अंदर होते हैं, और फोस्फोरस पे 2 ग्रुप लगे होते हैं। एज यूजुअल जैसे हमने साइलेंस में और साइलोक्सेन में बोला था, इनके ग्रुप ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों ग्रुप सेम हो, दोनों ग्रुप डिफर भी कर सकते हैं। ये R हो सकता है, ये R डैश हो सकता है, यहाँ भी ये R डैश हो सकता है, ये मिथाइल, यहाँ पे इथाइल भी हो सकता है, यानी कि ये ग्रुप है डिफर भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ग्रुप तो एल्काइल हो, दूसरा ग्रुप अराइल हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। जो साइलोक्सेन्स हैं इनके अंदर भी ये जरूरी नहीं है कि जो ये वाला ग्रुप है ये ऑर्गेनिक ग्रुप भी होगा, हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो और यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग की भी पॉसिबिलिटी है। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन की चेन है, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन, और यहाँ से चेन स्टार्ट हो जाए कहीं और जाके एंड हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज जनरल फॉर्मूला। तो हमारा पहला टॉपिक है इसके अंदर साइलोक्सेन।
या फिर सिलिकॉन्स। जिनका जनरल फॉर्मूला है R2SiO4n। इसके अंदर R क्या है, इसके ऊपर सिलिकॉन के ऊपर लगे हुए 2 ग्रुप है। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है? जो सिलिकॉन है अर्थ क्रस्ट में सिलिका की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी रेत की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये SiO2 की फॉर्म में हमें मिलता है रिएक्शन में। लेकिन साइलोक्सेन बनाने के लिए हमें चाहिए प्योर सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन का ऑक्साइड नहीं, प्योर सिलिकॉन चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, इससे प्योर सिलिकॉन बनाते हैं। प्योर सिलिकॉन बनाने के लिए हम इसे कार्बन के साथ हीट करते हैं, तो यहां से कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सिलिकॉन का क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सिलिकॉन का रिडक्शन हो जाएगा। यहां पे क्या मिलेगा आपको, सिलिकॉन। अब जो सिलिकॉन आपको मिला है, इस सिलिकॉन से साइलोक्सेन बनाने का जो मेथड है वो बेसिकली 2 मेथड हैं। 2 मेथड कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ग्रिग्नार्ड रीजन मेथड, और सेकंड है इसके अंदर डायरेक्ट मेथड, या फिर आप कहो इसे रोशो मेथड। यानी एक तो ग्रिग्नार्ड रीजन वाला मेथड है, ग्रिग्नार्ड का मेथड, और दूसरा कौन सा है, डायरेक्ट मेथड, जिसको रोशो मेथड भी कहते हैं। रोशो ने जो मेथड दिया था उसके अंदर एक स्टेप कम हो जाएगा, आपको जो प्रिपरेशन करनी है, तो उसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन वाला मेथड, ग्रिग्नार्ड मेथड। उसके अंदर क्या करना है, आपको सबसे पहले ग्रिग्नार्ड मेथड में आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 जो है आपका, जो आपके पास सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन की रिएक्शन करवानी है। किसके साथ रिएक्शन करवानी है, हैलोजन के साथ। जब सिलिकॉन हैलोजन से रिएक्शन करेगी तो SiCl4 बनेगा, SiCl4 बनेगा। सेकंड स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेंगे, ऐसा ग्रिग्नार्ड रीजेंट जिसका जो R ग्रुप है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मूला क्या है, RMgX। ठीक है, तो RMgX के अंदर ऐसा R होना चाहिए जैसा आपको इस साइलोक्सेन में चाहिए। जैसा आपको ग्रुप चाहिए वैसा आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लो। आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिया और RMgX की रिएक्शन किससे करवानी है, SiCl4 से करानी, जो आपने पिछले स्टेप में प्रिपेयर किया है। जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो SiCl3 और Cl ये भी बन सकता है। इसके साथ साथ R2SiCl2 MgXCl ये भी बन सकता है, या फिर R3SiCl, और साइड प्रोडक्ट तो ये सेम ही रहेगा क्योंकि एक एक यूनिट आके रिएक्शन करती रहेगी, ये भी बन सकता है। और चौथा बन सकता है R4Si। ठीक है, यानी सिलिकॉन के जितने भी हैलोजन थे वो एक एक करके रिप्लेस होते जाएंगे, किससे, ग्रिग्नार्ड रीजन के ऑर्गेनिक ग्रुप से। तो जो ये ऑर्गेनिक ग्रुप है वो आपको लिमिटेड लगाना होता है। अगर आपने सारे के सारे R ग्रुप लगा दिए तो सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड बनने के बाद आप इससे साइलोक्सेन नहीं बना पाओगे। तो ये जो आपको मिक्सचर मिलता है ग्रिग्नार्ड रीजन यूज करने पे, इसको आपको क्या करना होता है, प्योरीफाई करना होता है। इसको क्या करना है, प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई कैसे करना है, ये जो 4 प्रोडक्ट मिले हैं सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, अलग अलग है। तो हम इसको क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं और इनमें से सेपरेट आउट कर लेते हैं।
हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा होगा? हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल वो कंपोनेंट होगा इसका जिसके अंदर आप सिलिकॉन के साथ 2 R ग्रुप रख सको, जो आपको बनाने हैं चेन में, और 2 जगह से आप ऑक्सीजन लगा सको, यानी कि आप डाइमिथाइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड यानी R2SiCl2 अगर इससे निकाल लेते हो तो आपका एक चेन बनाने वाला पर्पज है वो सोल्व हो जाएगा, वो सोल्व हो जाएगा। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने प्रोसेस किया है इसके अंदर हमें क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है। इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे? डिस्टिल आउट करेंगे और निकालेंगे अपना डिजायर्ड कंपोनेंट। उस डिजायर्ड कंपोनेंट यानी R2SiCl2 को अगर हम थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेप आप डिस्टिलेशन मान लो, स्टेप 3 क्या है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन करके हमने क्या किया? प्योरीफाई कर लिया R2SiCl2 को। क्यों किया है? क्योंकि हमें तो लॉन्ग चेन चाहिए है। अगर 3 R ग्रुप या 4 R ग्रुप लगे होंगे, जिस 3 R ग्रुप हैं तो ये सिर्फ एक बार बॉन्ड बनाएगा, दोबारा बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी चेन टर्मिनेशन के काम आएगा, चेन टर्मिनेशन ही काम आएगा पॉलीमर में। अगर चारों R ग्रुप लग गए तो ये तो आगे किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर 3 क्लोरीन है, एक ही R ग्रुप है, उस केस में ये ब्रांचिंग वाले प्रोडक्ट देगा। अगर हमें नॉर्मल लॉन्ग चेन चाहिए तो हम R2SiCl2 लेंगे, अगर हमें ब्रांचिंग करनी है तो हम थोड़ा सा अमाउंट इसका भी लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखो, ये जो आपका R2SiCl2 है, स्टेप 4 के अंदर ऐसा करना है हमें हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करना है एसिडी बेस में डाइल्यूट HCl। जब आप इस मिक्सचर में डालोगे, जिस मिक्सचर के अंदर आपका R2SiCl2 है, तो वो क्या करेगा? इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। डाइल्यूट मींस वाटर तो साथ में है ही, वाटर साथ में है तो ये बनेगा R2SiOH ट्वाइस, यानी दोनों क्लोरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो गए। अब आपको याद हो कि ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है क्या है? जेमिनल पोजीशन है। देखो ये तो 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, ये एक OH, ये एक OH। जब हम विनाइल पोजीशन की बात करते हैं वह कौन सी होती है? जस्ट नेक्स्ट वाला एडजेसेंट एटम पे लगा हुआ ग्रुप। लेकिन यहाँ पे विनाइलिक नहीं, जेमिनल पोजीशन है, एक ही एलिमेंट के साथ 2 OH जुड़े हुए हैं, तो दोनों OH क्या है? जेमिनली एक ही सिलिकॉन से अटैच है। जब ये एक सिलिकॉन से अटैच है तो अगर हम इसी के कंपैरिजन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें, जैसे RCrOH, तो आपने बहुत बार देखा होगा बुक में कि जब भी आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है जब जेनरल पोजीशन में कार्बन के ऊपर 2 OH लगे हों तो वो क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट हो जाता है, वाटर निकल जाता है, क्योंकि ये वाला अनस्टेबल होता है। हम अनस्टेबल मानते हैं, क्यों? क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। अब क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, 2 OH एक अकोमोडेट नहीं कर सकता, इस वजह से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहां से क्या बनता है? कीटोन बनता है R2C डबल बॉन्ड O। लेकिन साइलोक्सेन के अंदर ऐसा नहीं होता। सिलिकॉन के जो 2 ये जेमिनल पोजीशन पे 2 OH लगे हुए हैं, ये ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनाते। R2Si डबल बॉन्ड O ऐसा नहीं बनता। ये क्या करता है? पॉलीमराइजेशन शो करता है। पॉलीमराइजेशन कैसे होगा कि एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ जुड़ेगी। देखो सिलिकॉन OH ये क्या करता है? दूसरी यूनिट के साथ जुड़ता है। OH यहां से क्या होता है? वाटर निकल जाता है। यहां से क्या होता है? कंडेंसेशन होता है और वाटर निकल जाता है। क्या बना? एक डाइमर बना। डाइमर कैसा बना? SiROH, बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, फिर अगला सिलिकॉन आ गया, फिर RNOH। अभी डाइमर बना है, एक और ऐसी यूनिट आ गई तो टेट्रामर बन जाएगा, या फिर इसके साथ ऐसी यूनिट आ गई तो ट्राइमर बन जाएगा। ऐसे करते करते लॉन्ग चेन बन जाएगी, हमारा पॉलीमर बन जाएगा। जब हमें चेन टर्मिनेशन करवाना हो तो हम इसके अंदर SiCl4 से बने हुए R2Si
बजाय R3SiCl डालेंगे, जिसका R3SiCl जिसके अंदर 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, उसका जब हाइड्रोलिसिस होगा इसी वे में तो उससे क्या बनेगा, Si R और OH। अब इसके पास जब एक OH यूनिट होगी तो ये एक बार तो अटैच हो जाएगा इसमें किसी भी एंड के ऊपर, उसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट मेथड से क्या कर सकते हैं, ये वाली प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इस प्रिपरेशन से जो डायरेक्ट मेथड है या फिर रोशो मेथड है वो कैसे डिफर करता है वो देखते हैं। इनकी रिएक्शन हम अभी इरेज नहीं करेंगे क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ना है, बस मेथड का फर्क है। मेथड में क्या फर्क है ये देखते हैं। जो रोशो मेथड है या फिर डायरेक्ट मेथड है, रोशो मेथड के अंदर हमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट की कोई जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, सीधा एल्काइल हैलाइड लेंगे RX। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब RX की Mg से रिएक्शन करवाते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तब आपका RMgX बनता है, यानी आपका ये स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाएंगे ही नहीं और हम सीधी इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किससे, सिलिकॉन से। सीधी रिएक्शन किससे, सिलिकॉन से, क्योंकि हम सीधे रिएक्शन करवा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का सहारा नहीं ले रहे, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। हालांकि इस मेथड को देने वाले का नाम रोशो था, तो रोशो मेथड इसको बोला जाता है। अब इससे क्या बनेगा, अगर 2 यूनिट इसकी आई तो R2SiH2, यानी हमारे जो भी हमें चाहिए है वो हमारा इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा, मिक्सचर भी नहीं मिलेगा, बॉयल ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है। तो रोशो मेथड ग्रिग्नार्ड मेथड से थोड़ा सा बेटर है क्योंकि हमारा जो काम है वो कम कर देता है। और उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है और पॉलीमराइजेशन करना है। ठीक है, तो ये तो थी प्रिपरेशन किसकी, साइलोक्सेन की। जो जनरल सबसे ज्यादा यूज करने वाले यानी में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है PDMS, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पॉली डाई मिथाइल साइलोक्सेन, यानी कि SiCH3CH3 ऑक्सीजन एंडाइम्स। तो अभी तो हमने क्या किया है, जनरल वो मेथड किए हैं जैसे जैसे हम साइलोजेन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब क्या साइलोजेन लॉन्ग चेन पॉलीमर ही होते हैं? नहीं, वो साइक्लिक ट्राइमर टेट्रामर भी बना सकते हैं, ऑक्टामर भी बना सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि हमने कैसी कंडीशन लगाई है। अगर हमने प्रेशराइज कर दिया तो अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, अगर प्रेशर कम रखा तो दूसरे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो टेट्रामर भी बना सकते हैं। साइक्लिक टेट्रामर में भी क्या होगा, टेट्रामर के अंदर ऐसी 4 यूनिट हो जाएंगी। ठीक है, पेंटामर में 5 यूनिट हो जाएंगी, ऑक्टामर में 8 यूनिट ऐसी हो जाएंगी। और वो कैसे जुड़ेंगी? अगर मैं टेट्रामर की बात करूं, SiO 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 SiO, और जो भी सिलिकॉन्स हैं वो 2 ग्रुप के साथ अटैच हैं। इस तरीके से ये क्या है कि टेट्रामर है। ठीक है,